साल 1959, जनवरी का महीना। सोवियत यूनियन के उराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 यंग स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स अपने एक ऐसे ट्रैक के लिए निकलते हैं जिसे वो खुद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर मानते हैं। मंजिल थी ओटोर्तन पहाड़, रशिया के दूरदराज ओरल माउंटेन्स में। यह कोई बिगिनर्स का ग्रुप नहीं था। ये सब अनुभवी स्कीयर्स थे जिन्होंने पहले भी कई मुश्किल ट्रैक्स पूरे किए थे। लेकिन एक और 2 फरवरी की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ग्रुप को दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक बना दिया। यह कहानी है ड्यातलॉव पास इंसिडेंट की, और हर एक बात जो आप आज सुनेंगे वो वेरीफाइड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। ग्रुप के लीडर थे इगोर ड्यातलॉव, सिर्फ 23 साल के। उनके साथ थे जिनाइदा कोलमोगोरोवा, रुस्टेम स्लोबोदिन, यूरी डोरोशेंको, यूरी क्रिवोनिशेंको, ल्युदमिला दुबिनीना, सेमियोन जोलोतारियोव, निकोलाई थिबोब्रिन्योल और अलेक्जेंडर कोलेवातोव। कुल मिलाकर 10 लोग निकले थे, लेकिन 28 जनवरी को एक सदस्य यूरी युदीन तबीयत खराब होने की वजह से वापस लौट गया। यह फैसला, जो उस वक्त बेहद मामूली लग रहा था, असल में उसकी जान बचाने वाला साबित हुआ। बाकी 9 लोग आगे बढ़ते रहे, बर्फ से ढकी खोलात शाखल पहाड़ी की तरफ। स्थानीय मानसी लोगों की भाषा में खोलात शाखल का मतलब होता है मुर्दों का पहाड़। यह नाम ट्रैक से बहुत पहले से मौजूद था, लेकिन आने वाले इवेंट्स ने इसे एक भयानक तरीके से सटीक बना दिया। जब ग्रुप कई दिनों तक वापस नहीं लौटा तो एक सर्च पार्टी भेजी गई। 26 फरवरी को रेस्क्यूअर्स को उनका तंबू मिला, खोलत शाखल की ढलान पर, आधा बर्फ में दबा हुआ। लेकिन जो चीज इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर गई वो ये थी, तंबू को अंदर से काटा गया था। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में जो स्वेर्दलोव्स्क फॉरेंसिक लेबोरेटरी में की गई, इस बात की पुष्टि हुई कि कट्स वाकई अंदर से बनाए गए थे, न कि बाहर से। मतलब यह साफ था, ग्रुप ने अपनी मर्जी से एंट्रेंस के बजाय तंबू को काटकर बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? किसी सर्द रात में, जहां टेम्परेचर -30 डिग्री तक गिर सकता था, कोई इंसान सामान्य दरवाजे का इस्तेमाल छोड़कर तंबू काटकर बाहर क्यों भागेगा? फुटप्रिंट्स, बॉडीज एंड द कवर अप। तंबू के बाहर इन्वेस्टिगेटर्स को पैरों के निशान मिले, कुछ नंगे पैर, कुछ सिर्फ मोजों में, कुछ सिर्फ एक जूते के साथ। लेकिन एक बात बेहद अजीब थी, ये निशान बिखरे हुए नहीं थे, ये व्यवस्थित थे, एक कतार में, जैसे लोग शांति से बिना घबराए चल रहे हों। ये निशान करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक जंगल की तरफ जाते थे। वहां एक पुराने सीडर के पेड़ के नीचे एक जली हुई आग के अवशेष मिले, और यहीं 27 फरवरी को पहले 2 शव मिले, दोरोशेंको और क्रिवोनिशेंको के, जो जूतों और गर्म कपड़ों के बिना सिर्फ अंडरवियर में थे। तापमान इतना खतरनाक था कि सामान्य हालात में कोई इंसान जानबूझकर अपने जूते और गर्म कपड़े नहीं उतारता। फिर भी ऐसा हुआ। अगले कुछ हफ्तों में बाकी शव भी मिलने लगे। ड्यातलॉव, कोलमोगोरोवा और स्लोबोदिन के शव ऐसी स्थिति में मिले जैसे वो तंबू की तरफ वापस लौटने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन मई 1959 में जब बर्फ पिघली तो बाकी 4 शव एक रेवन में बहते पानी के नीचे मिले, और यहीं यह मिस्ट्री और गहरी हो गई। निकोलाई थिबोब्रिग्नोल की खोपड़ी में एक गंभीर फ्रैक्चर था। सेमियोन जोलोतारियोव और ल्युदमिला दुबिनीना के सीने में इतनी शक्तिशाली चोटें थीं जितनी किसी कार एक्सीडेंट में लगती हैं, लेकिन उनके शरीर पर कोई बाहरी घाव नहीं था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, दुबिनीना की आंखें, जुबान और चेहरे के कुछ हिस्से गायब थे। आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 6 लोगों की मौत हाइपोथर्मिया से हुई, जबकि 3 की मौत फिजिकल ट्रॉमा से। लेकिन कोई भी नॉन नेचुरल फोर्स इतनी शक्तिशाली चोटें बिना बाहरी घाव के समझा नहीं पाया। जांच जितनी आगे बढ़ी उतनी ही उलझती गई। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के ट्रेस मिले, जिसने अटकलों को जन्म दिया कि शायद यह किसी सीक्रेट सोवियत वेपन्स टेस्टिंग से जुड़ा है। हालांकि बाद में पता चला कि ग्रुप के 2 सदस्य
इससे पहले किश्तम डिजास्टर नाम के एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट से जुड़े इलाके में रह चुके थे या काम कर चुके थे, जिससे यह रेडिएशन शायद उसी वजह से आया हो। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा दशकों बाद हुआ। 1990 में लीड इन्वेस्टिगेटर लेव इवानोव ने खुद स्वीकार किया कि उनकी टीम के पास इस घटना की कोई तर्कसंगत व्याख्या नहीं थी। उन्होंने यह भी बताया कि जब उनकी टीम ने आसमान में फ्लाइंग स्फेयर्स यानी उड़ती हुई रोशनी की गेंदों को देखे जाने की रिपोर्ट दी, तो उन्हें ऊंचे अधिकारियों से सीधा आदेश मिला कि इस बात को ऑफिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। आखिरकार केस को एक असाधारण प्राकृतिक शक्ति कहकर बंद कर दिया गया। एक ऐसा जवाब जो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन केस को ऑफिशियली बंद जरूर कर देता है। इतने सालों में इस इंसिडेंट को समझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई हैं। एक थ्योरी कहती है कि यह एक एवलांच यानी बर्फ का तूफान था। हाल के सालों में साइंटिस्ट्स ने एक स्लैब एवलांच मॉडल प्रपोज किया, जिसमें हवा से उड़कर जमा हुई बर्फ अचानक खिसक गई हो। लेकिन इस थ्योरी के आलोचकों का कहना है कि स्लोप का एंगल एवलांच के लिए बहुत कम था और बॉडीज पर मिली चोटें एक टिपिकल एवलांच से मेल नहीं खाती। दूसरी थ्योरी है इंफ्रासाउंड की, यानी कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स, जो हवा और पहाड़ की जियोग्राफी की वजह से बनी हो और जिसने लोगों में अचानक घबराहट और भ्रम पैदा कर दिया हो। तीसरी थ्योरी है मिलिट्री वेपन्स टेस्टिंग की। हालांकि आज तक कोई डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, कोई फिजिकल एविडेंस इस थ्योरी को साबित नहीं कर पाया, और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यह एक कवर अप था, कि सोवियत गवर्नमेंट कुछ छुपा रही थी, चाहे वो कोई मिलिट्री एक्सीडेंट हो या कुछ और। यह केस कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। रशियन ऑफिशियल्स ने कई बार इस इन्वेस्टिगेशन को फिर से खोला है, हर बार यह कहते हुए कि मौतें किसी ना किसी नेचुरल फिनोमेना से जुड़ी थीं, लेकिन कभी एक निश्चित, पूरी तरह संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हाल ही में मृतकों के रिश्तेदारों ने एक लॉयर के थ्रू एक नई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खोलने की मांग की है। यह दिखाता है कि 6 दशक बाद भी परिवार जवाब चाहते हैं। इस बीच वो जगह जहां यह त्रासदी हुई आज एक तरह का मेमोरियल साइट बन चुकी है, और ड्यातलॉव पास की कहानी दुनिया भर में बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च पेपर्स का विषय बन चुकी है। ड्यातलॉव पास इंसिडेंट इतना डरावना इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई सुपरनैचुरल क्रीचर है। यह डरावना इसलिए है क्योंकि यह 100% सच है। 9 अनुभवी, समझदार इंसान एक सामान्य रात में कुछ ऐसा देखते या महसूस करते हैं कि वो अपने तंबू को काटकर बिना जूतों के कड़ाके की ठंड में भाग जाते हैं। और आज 65 साल बाद दुनिया की सबसे एडवांस्ड फोरेंसिक साइंस भी यह पूरी तरह नहीं बता पाई कि आखिर उस रात क्या हुआ था। शायद यही सबसे बड़ा सबक है इस कहानी का। कभी कभी सबसे डरावनी चीज कोई राक्षस नहीं होती, सबसे डरावनी चीज होती है ना जानना।